अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक्स। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने डायग्नोज करने के लिए इंस्पेक्शन पे हम चेस्ट वॉल को देखेंगे। चेस्ट वॉल में क्या देखेंगे? उसकी शेप। तो दो तरह की शेप्स होती हैं, आया वो बल्जिंग है या फिर वो फ्लैट है। ठीक है, तो बल्जिंग का मतलब है कोई चीज़ उसके अंदर है, कोई इंटरवीनिंग स्ट्रक्चर है हमारे लंग और चेस्ट वॉल के दरमियान। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? प्लूरल डिफ्यूजन हो सकती है, फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, नीमोथोरिक्स हो सकता है, एयर इन द प्लूरल स्पेस, हीमोथोरिक्स हो सकता है, ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्लैट शेप हो सकती है। फ्लैट किस केस में होगी? अगर कोलैप्स हो गया लंग का, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस? एटिलेक्टेसिस के अंदर, फिब्रोसिस में, या फिर अगर नीमोनेक्टोमी हुई भी है किसी की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेस्ट मूवमेंट्स। तो सेकंड चीज़ जो आप देखेंगे वो चेस्ट मूवमेंट्स या पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स है। तीन तरह के पैटर्न्स होते हैं, वेसिकुलर, ब्रोंकियल और डिक्रीज्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रोंकियल होता है, जो वेसिकुलर होता है, इट इज़ नॉर्मल। ब्रोंकियल में आपने अपने 4 सीज अपने जहन में रखने। आया वहाँ पर कंसोलिडेशन है, कार्सिनोमा है, कोलैप्स है, कैविटेशन है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास लंग्स में एयर की जगह कोई भी और चीज़ आ जाती है, जिसमें हमारे पास फ्लूइड या सॉलिड की फॉर्म में कोई भी चीज़ आ जाती है, तो उसमें हमारे पास ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स होती हैं। तो कंसोलिडेशन में भी सेम चीज़ हो रही है, कार्सिनोमा के अंदर भी हमारे पास जो है वो सॉलिड आ जाता है। कोलैप्स जब हो जाता है लंग, तो उसका एयर की जो कैविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और कैविटेशन जिस तरह टीबी वगैरह में होती है। तो ये आप लोगों ने इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, 4 आपके सीज हैं। उसके बाद आपकी डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स किस में होती हैं? डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स हमारे पास होती हैं दो ही केसेस में। आइदर आपके पास कोई भी इंटरवीनिंग सब्सटेंस आ जाए, जो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, प्लूरल डिफ्यूजन, कंसोलिडेशन, हीमोनीमोथोरिक्स, या फिर कोलैप्स हो जाए, एटिलेक्टेसिस, फिब्रोसिस या नीमोनेक्टोमी। ठीक है, तो ये चेस्ट मूवमेंट्स हमारे पास उसमें रिड्यूस्ड हो जाती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमने कर ली, चेस्ट वॉल की शेप और चेस्ट की पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये एक सिनेरियो है, अगर हमारे पास एक बंदा है जो कि फीवर के साथ आया है विद राइगर्स एंड चिल्स, उसकी चेस्ट की मूवमेंट्स जो हैं, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग उसका जो है वो ब्रोंकियल है, उसकी चेस्ट शेप नॉर्मल है, तो फिर इसमें क्या होगा? तो लेट्स जस्ट वॉक थ्रू दिस। फीवर के साथ आया है, कैन बी एन इन्फेक्शन, राइगर्स एंड चिल्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ है? उसका चेस्ट शेप नॉर्मल है, यानी कि वो इस वाले बल्जिंग भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, चेस्ट शेप नॉर्मल है, यानी कि कोई इंटरवीनिंग सब्सटेंस भी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोलैप्स भी नहीं है लंग में। फिर हम चेस्ट मूवमेंट्स पर आते हैं, तो वहाँ ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 सीज हमने याद किए थे, कंसोलिडेशन, इनके फ्लूइड का आ जाना, कार्सिनोमा, कोलैप्स और कैविटेशन। अब देखो, कोलैप्स तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि शेप नॉर्मल है। अगर कोलैप्स होता तो फ्लैट शेप होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है अब जब भी फीवर की कंप्लेंट कोई हमें देता है, तो हम 2 ही सोच सकते हैं, आइदर कैविटेशन या हमारे पास कंसोलिडेशन। अब हमारे पास अगर फीवर की लॉन्ग हिस्ट्री होती, 14 डेज़ का फीवर होता और उसके साथ हमारे पास इवनिंग राइज की बात की होती, तो हम कैविटेशन या टीबी की तरफ सोचते। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कंसोलिडेशन की तरफ सोच के, दिस इज़ अ केस ऑफ निमोनिया। ठीक है, और ये यंग चाइल्ड आपके पास आया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्दर हमने अभी 2 चीज़ें देख ली थी, चेस्ट वॉल की शेप और उसकी मूवमेंट्स। नाउ वी विल लुक एट द रेजोनेंस या फ्रेमिटस। रेजोनेंस और फ्रेमिटस में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले हम रेजोनेंस और फ्रेमिटस में देख क्या रहे होते हैं? रेजोनेंस हम लोग ऑस्कल्टेशन से देखते हैं, और फ्रेमिटस हम लोग जो हैं वो अपने हाथ रख कर वहाँ पर वाइब्रेशंस को फील करते हैं। अब क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब हम बोलते हैं तो हमारे जो ये मैंने वो माउथ बनाया हुआ है, यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, ये वोकल कॉर्ड्स हैं पीछे। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स के अगेंस्ट जो एयर मूव करती है, उसकी वजह से हमारे पास साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। साउंड वेव्स ऊपर भी जाती है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ मुंह से सुनाई देती है, और साउंड वेव्स नीचे भी जाती हैं लंग की तरफ। ठीक है, तो जब वो लंग की तरफ साउंड वेव्स जाती हैं, तो उन वेव्स को जब हम ऑस्कल्टेशन के थ्रू सुनते हैं, तो वो वोकल रेजोनेंस हो जाती है। और अगर हम हाथ लगाकर उस साउंड को महसूस कर रहे होते हैं, तो वो वोकल फ्रेमिटस होता है। ठीक है, तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? कमांड देते हैं 333, 111 या 999 बोलने का, याद है? तो अगर वो हम 999 बोल रहे हैं और हम उसकी हर स्पेस में ऐसे 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 हाथ रख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइडों को, दैट विल बी द फ्रेमिटस। और अगर हम स्टेथ रख के वो 333 बोल रहा है, इधर 333 333 333 वो बोलेगा, आपने नहीं बोलना, तो वो फिर हमारे पास हो जाएगा रेजोनेंस।
ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स जो हैं वो कैसे ट्रेवल करें। साउंड वेव्स ट्रेवल बेटर इन सॉलिड, ठीक है, गुड इन लिक्विड एंड पुअरली इन गैस। तो हमारे पास नॉर्मली तो इन सारी स्पेसेस से एयर ही गुजरनी होती है, राइट। हमारे पास नॉर्मली लंग्स में तो एयर ही होता है, तो नॉर्मली हमारे पास वोकल फ्रेमेटस जो होता है वो नॉर्मल कम होता है। अगर वोकल फ्रेमेटस इंक्रीज आपको मिले, ठीक है, वो जो साउंड वेव्स आपने जो फील की हैं वो आपको इंक्रीज मिले, या स्टेट से जो आप रेजोनेंस सुन रहे हैं वो इंक्रीज मिले, इसका मतलब है कि वहाँ पर सॉलिड आ गया है, कोई किसी किस्म का वहाँ पर सॉलिड आ गया है या लिक्विड आ गया। तो जब भी हमारे पास लंग्स में पानी भर जाए या सॉलिड, यानी कि वही 4C आपके कंसोलिडेशन, कार्सिनोमा, कैविटेशन, कोलैप्स, उन सब केसेस में हमारे पास सॉलिड या लिक्विड आ रहा है, तो उसमें आपके पास वोकल फ्रेमेटस इंक्रीज मिलेगी, विच इज़ अ पैथोलॉजी, ठीक है। अब हमारे पास हम यहाँ पे देख लेते हैं, वही चीज़ दोबारा से रिपीट की हुई है। अगर 4Cs जो हमने पीछे देखे में है, कोई भी लंग के अंदर एयर को रिप्लेस करता हुआ सॉलिड या लिक्विड आ गया है तो वोकल रेजिडेंस और फ्रेमेटस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हाँ, एंटीरियर ऑफ द लंग एंड एक्सटीरियर ऑफ द लंग। तो एंटीरियर का मतलब है लंग का अपना जो पेरेन्काइमा है, उसमें तो यही चीज़ हो रही है कि आपका वोकल फ्रेमेटस या रेजोनेंस जो है इन केस ऑफ लिक्विड या सॉलिड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ एन एबनॉर्मल थिंग, ठीक है। और फिर अगर बहुत डैम्पन हो जाए, मतलब वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमेटस जो एक नॉर्मल लंग्स में होता है उससे ज़्यादा हो जाए, तो उसमें यानी हाइपर इन्फ्लेशन वाले जो केसेस होते हैं, COPD, एम्फाइसीमा, जिसमें एयर अंदर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर अंदर आ जाती है, तो उसमें हमारे पास डैम्पन हो जाएगी, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम लोग ये कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं कि पुअरली साउंड ट्रैवल करती है गैस में। तो हमारे पास फ्रेमेटस और रेजोनेंस दोनों, अगर गैस ज़्यादा हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, तो पुअर आ जाएगी। सॉलिड और लिक्विड में बेटर या गुड वोकल रेजोनेंस या फ्रेमेटस होती है, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ कंसोलिडेशन, कोलैप्स, कार्सिनोमा या कैविटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। ये हमने एंटीरियर ऑफ लंग की बात की। एक्सटीरियर क्या होता है, यानी कि लंग के अराउंड क्या है, हमारे पास प्लूरल स्पेस है ना। अब अगर प्लूरल स्पेस में कोई भी फ्लूइड आ जाता है, एयर आ जाती है, कोई भी इंटरवीनिंग सब्सटेंस आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो साउंड वेव आप ठीक से फील नहीं कर सकेंगे ना, बिकॉज आपके हाथ, चेस्ट वॉल के और लंग के दरमियान एक इंटरवीनिंग सब्सटेंस आ गया, तो साउंड वेव इतनी अच्छी तरीके से ट्रैवल नहीं करेंगी। तो वोकल फ्रेमेटस और रेजोनेंस आपने याद रखना है, अगर एक्सटीरियर की बात हो रही है तो उनमें फिर डैम्पन होगी, कोई भी इंटरवीनिंग सब्सटेंस हो, नीमो हो, वो प्लूरल इफ्यूजन हो, कुछ भी हो, ठीक है। और अगर ब्रोंकस आपका ब्लॉक हो जाए, अगर एक, हम पता है ना, ये ट्रेकिया होता है, फिर ब्रोंकस होता है, अगर ब्रोंकस ब्लॉक हो जाए, यानी कि एयर जा ही नहीं रहा, एक लंग में सिर्फ वैक्यूम पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी साउंड ट्रेवल नहीं करती। जब साउंड ट्रेवल नहीं करेगी तो वोकल रेजोनेंस, वोकल फ्रेमेटस को क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगैन देयर इज अ सिनेरियो हेयर, इसमें हमारे पास 15 डेज की फीवर की हिस्ट्री है, चेस्ट शेप नॉर्मल है और ब्रोंकियल ब्लीडिंग है और इवनिंग फीवर राइज क्या बताया हुआ था। तो इसमें हम लोगों ने क्या सोचना है, चेस्ट शेप नॉर्मल है का मतलब क्या है, चेस्ट शेप नॉर्मल मतलब बल्जिंग नहीं है, यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, प्लूरल डिफ्यूजन, नीमोथोरैक्स नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद हमारे पास इसमें क्या नहीं हो सकता, कोलैप्स ऑफ लंग हमारे पास नहीं हुआ तो एटिलेक्टेसिस, फिब्रोसिस या नीमोनेक्टोमी वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने चेस्ट मूवमेंट्स के बारे में सोचना है कि हमारे पास उसमें किस तरह की बताई हुई थी उन्होंने चेस्ट मूवमेंट्स, उसमें ब्रोंकियल ब्रीदिंग बताई हुई थी। अब ब्रोंकाइल ब्रीदिंग बताई हुई थी और मैंने बताया था कि फीवर में हमने या कैविटेशन सोचना है या कंसोलिडेशन सोचना है। तो 14 डेज की फीवर की हिस्ट्री और इवनिंग राइज है, तो हम कैविटेशन सोच के इसको TB में कंसिडर करेंगे, तो इसका डायग्नोसिस यहाँ पर TB बनेगा। उसके बाद हमने परकशन पढ़ी ना, परकशन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू दी आपका जो फ्रेमेटस और रेजोनेंस है। क्यों बोला मैंने ये, इसलिए कि वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, वोकल रेजोनेंस और फ्रेमेटस में हम साउंड वेव्स को फील कर रहे थे या फिर स्टेट से सुन रहे थे। यहाँ पर परकशन में हम क्या करते हैं, हम ऐसे हाथ रखते हैं और ऊपर हम टैप करते हैं, तो हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं। नाउ वाइब्रेशंस ट्रेवल डिफरेंटली टू द साउंड वेव्स। वाइब्रेशन में आपने ग्लास का निमोनिक याद रखना है, दे ट्रेवल बेटर इन गैस, गुड इन लिक्विड एंड वेरी पुअरली इन सॉलिड्स। तो वहाँ से आप बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर नीमोथोरैक्स आ जाएगा, यानी कि एयर आ गई है आपके जो है वो इंटरवीनिंगली एयर आ गई है, तो परकशन कैसी होगी, हाइपर रेजोनेंट होगी। और प्लूरल इफ्यूजन में स्टोनी डल हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड आ जाता है, तो
गैस नॉर्मली हमारे पास होती है, उसमें हमारे पास रेजोनेंट होता है। गैस ज़्यादा हो जाए जैसे नीमोथोरक्स तो हाइपर रेजोनेंट, लिक्विड या सॉलिड आ जाए तो स्टोनी डल हो जाएगी, और बाकी जितने भी कंडीशंस हैं उसमें हमारे पास डल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो